मुझे आशा है और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि तुम सभी हो तो मेरे ही बच्चे ना। तो आखिर तुम अच्छे कैसे नहीं होंगे? मुझे पता है तुम सभी योद्धा हो, तुम सभी लड़ाके हो, जो भारत माँ की इस पवित्र भूमि पे जन्मे हो, कुछ कर दिखाने के लिए, अपने फुल पोटेंशियल को इस्तेमाल करने के लिए। आप जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए जन्मे हो। अब ये मैटर नहीं करता है कि आप किस फील्ड में बड़ा करो बच्चों। कई बार क्या होता है कि हम जिस फील्ड में मेहनत करते हैं, कई बार हमारा जो भविष्य होता है, हमारा जो भाग्य होता है, वो किसी और ही फील्ड के लिए बना हुआ होता है। तो करनी नहीं है चिंता, क्योंकि आप जिस भी चीज़ के लिए बने होंगे, कहीं न कहीं, किसी न किसी समय पे भगवान आपको वो रास्ता ज़रूर दिखाएँगे। तो कभी आप इस बात को लेके डिमोटिवेट नहीं होइएगा, कभी भी आप इस बात को लेके डिमोटिवेट नहीं होइएगा बच्चों। आप सभी इट्स त्रिपाठियंस हैं, इट्स त्रिपाठी फाउंडेशन के बच्चे हैं। तो कभी भी आप सभी इस बात को लेके डिमोटिवेट मत होइएगा कि मैंने तो 1 साल इस चीज़ की तैयारी में लगा दिया, मैंने तो 2 साल लगा दिया, 3 साल लगा दिया, फिर भी मेरा इसमें नहीं हुआ है, तो अब मेरा आगे क्या होगा? तो आगे बच्चों जो भी होगा, वो आप जो सोच सकते हो ना अपने लिए, आप जितना अच्छा अपने लिए सोच सकते हो, भगवान ने उससे भी ज़्यादा अच्छा आपके लिए कुछ कर रखा है। तो आपको क्या करना है? अर्जुन को रणभूमि में क्या करना था? अर्जुन को रणभूमि में युद्ध करना था। अंतिम परिणाम तो भगवान ने पहले से ही निश्चित कर रखा था कि जीत पांडवों की ही होगी, जीत धर्म की ही होगी, जीत सत्य की होगी, मेहनत की होगी, जीत मेहनत की होगी प्यारे बच्चों। अगर उस दिन युद्ध में अर्जुन अपने शस्त्र रख देते, अगर उस दिन युद्ध में अर्जुन अपने शस्त्र रख देते, तो आप सभी जानते हैं कि युद्ध का परिणाम चाहे भगवान ने कुछ भी लिखा हुआ हो, भविष्य, फेट चाहे पांडवों का कुछ भी होता, लेकिन अगर पांडव मेहनत नहीं करते, तो कुछ हाथ नहीं लगता। वही बात आपके ऊपर भी लागू होती है कि करनी नहीं है चिंता, सिर्फ करो काम। मत सोचो क्या मिलेगा तुम्हें फल, करते जाओ तुम काम। मत सोचो क्या मिलेगा, सोचो ही मत क्या मिलेगा। सिर्फ कर्म पे ध्यान दो। हाँ, एक बात का ध्यान रखना होता है, एक बात का ध्यान प्यारे बच्चों रखना होता है, और वो बात ये है कि जो भी करो वो धर्म संगत होना चाहिए। धर्म उस बात की इजाजत दे, इस बात को आपको सुनिश्चित करना है। अगर कोई काम अधार्मिक है, कोई भी काम अगर अधर्म से जुड़ा हुआ है, तो उसका परिणाम भी बहुत ही वेनेमस होगा, इस बात में तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अब समाज क्या है, समाज तो बोलता है। देखो बच्चों, एक बात बताता हूँ, आप कुछ नहीं करोगे तब भी ये सोसाइटी, ये समाज आपको बोलेगा। आप कुछ करोगे तब भी ये समाज, ये जो सोसाइटी के 4 लोग होते हैं ना, ये तब भी बोलते हैं। आप कुछ करोगे तब भी बोलेंगे, कुछ नहीं करोगे तब भी बोलेंगे। आप कुछ करोगे तो तुम्हें बोलेंगे कि बेटा ये जो तू काम कर रहा है ना, इसमें स्कोप बहुत कम है। अरे भाई, वो बच्चा 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, 17 घंटे रात-रात भर जाके मेहनत कर रहा है, उसको तुम ये बोल रहे हैं कि इसमें स्कोप बहुत कम है। और ये वही लोग होते हैं, ठीक है, ये बोलते हैं। या फिर मान लो आप पत्रकारिता कर रहे हो, आप पत्रकार बनोगे आगे चल के, आपका पत्रकारिता में थोड़ा अच्छा है, आप एक अच्छा वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है आपका, आप अच्छे से बातों को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपनी भाषा की मर्यादा और उसकी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए आप चीज़ों को कर रहे हो। लेकिन तब भी इन 4 लोगों को होती है समस्या, और ये कहते हैं कि बेटा इन सब चीज़ों में खतरा बहुत है। और ये वही लोग होते हैं जिनके खुद के परिवार में फौजी और इंस्पेक्टर बने हुए लोग होते हैं। तो ऐसे लोग आपको ज्ञान देते हैं। अब इससे देखो क्या समझ आता है बच्चों, इससे यही बात समझ आती है कि समाज और सोसाइटी के 4 लोगों का काम है बोलना, और उनके बोलने पे, उनके कुछ भी बोलने पे अगर आप मोहित हो जाते हैं, आपको ये लगता है कि अरे वो सही कह रहा है। एक बात मैं आपको और क्लियर कर देना चाहता हूँ आज, वो ये है कि तुम्हें अपने जीवन के फैसले खुद ही लेने हैं। शेर बन जाओ बच्चों, शेर। शेर देखा है आपने? वो चाहे सही फैसला ले, चाहे गलत फैसला ले, लेकिन उसका फेस नॉन रिग्रेटेबल होता है। चाहे वो सही फैसला ले या फिर वो गलत फैसला ले प्यारे बच्चों, उसका फेस हमेशा नॉन रिग्रेटेबल होता है। वो कभी किसी बात के लिए रिग्रेट नहीं करता है, चाहे सही है चाहे गलत। अगर गलत भी, मान लो उसने कोई फैसला लिया है, अगर वो गलत भी हुआ, तब भी उसके लिए वो सही ही होता है। वो ये बात कभी स्वीकार करेगा ही नहीं अपने मानसिक तौर पे कि उसने वो फैसला गलत लिया है। देखो बात ये होती है ना, जब आप कोई किसी काम को लेके फैसला लेते हो, तो आपका दिमाग अपना 100% देता है। चाहे आपका दिमाग 100% देता है। अब भाई तुम जितना जिए हो, तुम्हें जितना एक्सपीरियंस है, वो तो तुम्हारे हाथ में है नहीं। तुम 20 साल जिए हो, 20 साल के हो तो 20 साल जिए हो। ये तुम्हारे हाथ में है क्या? क्या तुम उससे बढ़ा के 25 साल, 28 साल, 30 साल कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना बच्चों। तो तुम जितने साल जिए हो, जितना तुम्हारा एक्सपीरियंस है, उसी हिसाब से तुम्हारी समझ बनती है।
तो समझ बनना तुम्हारे हाथ में तो है नहीं, तुम्हारे एक्सपीरियंस के हाथों में है। तो उसी हिसाब से तुम्हारी समझ बनती है और उसी हिसाब से भाई तुम जो जो है अपने जीवन के अंदर फैसलों को लेते हो। तो ये मान के चलो कि वो फैसला सही है। अगर वो आगे चलकर किसी भी तरह से कोई कहता है ना कि देखो ये देखा, देखा ये कहा था ना मैंने गलत हूँ, तो उसको वर्बली जवाब दो बच्चों, झुको नहीं, उसे कहो जो कर दिया वो कर दिया, जो कह दिया वो कह दिया। ये मेरी ज़िंदगी का फैसला है, इसे मुझे ही करना है, ज़्यादा ज्ञान मत दो। सीधा बोलो, देखो क्या होता है, कई बार क्या होता है हम ये सोच के टाल देते हैं कि यार चलो कोई बात नहीं हमसे बड़ा है, हमें इसको सम्मान देना चाहिए। कई बार हम ना ये सोच के बातों को टाल देते हैं कि हमसे बड़ा है, बड़ा है, तो इसको टाल देना चाहिए। बच्चों ये नासूर बन जाता है और इसे लंबे समय तक अगर आप टालते रहोगे, लंबे तो बच्चों बहुत दिक्कत होती है आगे आके। इसको आप अभी नहीं समझोगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इसे आप एक्सपीरियंस करके समझो। तो कभी छोड़ना नहीं है। भाई पहली बात तो मैं तुम्हें ये बताऊँ कि अपने जीवन के लेकर अपने जीवन को लेकर हमेशा सीरियस रहो, ठीक है? तुम अपने लिए तो रहो कम से कम, तब तो तुम दूसरों को टैकल कर पाओगे। अपने लिए मेहनत मेहनत करो। देखो जितनी मेहनत कर पाओ उतनी मेहनत करो। तुम्हें नहीं कहता कि बच्चों 14 घंटा, 16 घंटा पढ़ो। तुम 3 ही घंटा अगर पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है? सर नहीं होता है 3 घंटा बैठते हैं, इंस्टाग्राम पे आवाज़ आती है, टक से आवाज़ आती है, इंस्टाग्राम खोल लेते हैं 1 मिनट के लिए, सोचते हैं कि यार चलो 1 घंटे से तो पढ़ ही रहे थे, 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लेते हैं। अब इंस्टाग्राम खुलता है तो सर उसमें रील दिख जाती है तो फिर लाल परी हो जाता है। तो लाल परी में हम खो जाते हैं। तो बच्चों वैसा नहीं करना है। वैसे देखो वही चीज़ें तो हैं। अब यही बात तो जो भगवान कृष्ण ने हमें समझाई कि आप जानते हैं एक बहुत ही फ़ेमस चित्र है महाभारत का जिसमें दिखाया जाता है एक घोड़े हैं, रथ है, उसपे भगवान कृष्ण रथ के जो सारथी होता है, जो रथ चलाता है वो बन के बैठे हुए हैं। देखो ये क्या दर्शाता है? पीछे अर्जुन है, पीछे जो खड़ा है वो अर्जुन, क्या दर्शाता है? जो अर्जुन है ना बच्चों, वो तुम्हारा मन है। जो ये घोड़े हैं ना, ये तुम्हारी इंद्रियाँ हैं। अपने इस रथ के कमान को जब तुम भगवान के हाथ में दे देते हो, भगवान कैसे मिलेंगे सर भगवान कैसे मिलेंगे? बहुत बहुत ही स मेडिटेशन करो। अपने मन को शांत रखो, मेडिटेशन करो, अपने मन को शांत रखो। सुबह डेली 5 मिनट से स्टार्ट करो, उसे बढ़ा-बढ़ा के आधे घंटे 40 मिनट, 1 घंटे तक ले जाओ। बच्चों भगवान तुम बाहर की दुनिया में अगर ढूँढना चाहते हो तो तुम्हें नहीं मिलेंगे। भगवान तुम्हारे ही अंदर हैं और उनसे मुलाकात तभी होगी जब तुम्हारा ये चित्त शांत हो जाएगा। जब ये तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा, जब तुम्हारा ये चित्त शांत हो जाएगा, जब तुम्हारी इंद्रियाँ तुम्हें कंट्रोल नहीं करेंगी, जब अब तुम अपनी इंद्रियों को तुम कंट्रोल करोगे, तब तुम मान लेना कि उस दिन तुम भगवान परमात्मा की प्राप्ति कर लोगे। तुम मिल जाओगे, तुम्हें ये एहसास हो जाएगा कि हाँ, हाँ, आज जो है मुझे फ़ील हुआ क्या भगवान जो है सर क्या आप भगवान से मिल चुके हैं? क्या आपने मेडिटेशन किया है? क्या आपने ये सब कर लिया है? बच्चों आई एम ऑन द वे, ठीक है? आई एम नॉट वेरी ओल्ड एज़ यू सी आई एम ए वेरी स्मार्ट टीचर एट अ वेरी यंग एज आई एम डूइंग वेरी टफ फॉर माय बच्चास, फॉर माय इट्स Tripartians and I will do until we cover the portion with full conceptual clarity and it's my promise. It's my promise to you. Then you also have to promise me कि तुम भी लगे रहोगे, तुम भी मेहनत करते रहोगे मेरे प्यारे बच्चों। और मुझे पूरी आशा है और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरे बच्चे हो यार, मेरे बच्चे हो, मेरे प्यारे बच्चे हो तुम। तुम कैसे हार मान सकते हो? तो अभी तक हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे मेरे प्यारे बच्चों वो था सॉल्यूशन। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, 2 या 2 से अधिक चीज़ों के मिलने पर बनता है। मैंने तुम्हें क्या बताया? मैंने ऐसा बीकर बनाया और इसमें ऐसे लाइन बना दिए, ऐसे डॉट बना दिए। फिर मैंने तुम्हें कहा कि भाई सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जो 2 या 2 से अधिक चीज़ों के मिलने पर बनता है। तुमने कहा अरे सर उसके बाद आपने कहा था कि जिन सॉल्यूशन की हमको स्टडी करनी है वो सॉल्यूशन तो 2 ही कंपोनेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। मैंने कहा हाँ बच्चों, क्या बात है? तुम तो पढ़ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों। जो जिन सॉल्यूशंस की हमको बात करनी है वो सॉल्यूशन 2 ही कंपोनेंट के मिलने पर बने हुए होते हैं। वो कंपोनेंट जो अमाउंट में ज़्यादा होता है, जो ये देख रहे हो लबालब टबाटब एकदम भरा हुआ है, इस कंपोनेंट को प्यार से किनारे ले जाओ और बोलो कि तुम्हें घसीट लिया गया है। हमारे प्यारे सर ने तुम्हें घसीट कर बोला है कि जो सब्सटेंस जो कंपोनेंट अमाउंट में ज़्यादा होता है, उसको सॉल्वेंट कहा जाता है और जो सब्सटेंस अमाउंट में कम हो जाता है, उसको सॉल्यूट कहा जाता है। केमिस्ट्री के अंदर जब बी बोला जाता है तो इसका मतलब होता है कि कहीं न कहीं सॉल्यूट की बात हो रही है और जब ए बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, राज दुलारे बच्चों, ये सुहाने दिन, आसमानी दिन,
केमिस्ट्री के अंदर सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है और सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हें घसीट लूँगा यहाँ बोर्ड के पास। अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें घसीट लिया जाएगा बोर्ड के पास। इसके बाद क्या बताया था सर आपने? मैंने आपसे पूछा था कि बच्चों, अगर तुमसे मैं पूछूँ कि बताओ कंसंट्रेशन, मतलब अगर मैं तुमसे पूछूँ कि भाई सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है, अगर मैं तुमसे पूछूँ कि बच्चों बताओ, अगर सॉल्यूशन के अंदर, सर कैसे पढ़ा रहे हैं? अगर मैं तुमसे बच्चों पूछूं कि सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट और कितना सॉल्वेंट है, तो इसकी बात कैसे बताओगे? तो तुमने कहा कि सर आपने पढ़ाया तो था। आपने पढ़ाया तो था, क्या पढ़ाया था? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में आपने बताया परसेंटेज वाले, परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, परसेंटेज वी बाय वी, परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी। जहां पे एक बात को बहुत ध्यान से याद रखना, बहुत ध्यान से याद रखना यार, घसीट के वरना तुम्हें पीटूंगा अगर यहाँ गलती की है। गलती मत करना। पहले जो डाटा होता है वो सॉल्यूट का होता है और बाद वाला सॉल्वेंट का होता है। पीट दूंगा बहुत बुरा, इतना बुरा पीटूंगा ना। पढ़ो, मेहनत करो, थोड़ी और मेहनत करो। तो क्या बता रहा था? हाँ, ये बता रहा था कि भाई पहला जो डाटा होता है ना वो सॉल्यूट का होता है और दूसरा वाला जो डाटा होता है वो सॉल्वेंट का होता है। क्या समझे मेरी बात को तुम? सर हाँ, समझ गए कि पहला वाला जो डाटा होता है वो सॉल्यूट का होता है और दूसरा वाला जो डाटा होता है वो सॉल्वेंट का होता है। इसके बाद पढ़ाया मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट वेट, मोल फ्रैक्शन और कहीं ना कहीं फिर पीपीएम पढ़ाया, पार्ट पर मिलियन, और इस टॉपिक को वहीं समाप्त किया। उसके बाद आया वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। द प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, the pressure exerted by the vapor of a liquid on the surface of liquid when when its vapor and liquid phase are in equilibrium. Do you remember that, guys? Do you remember that? What is vapor pressure? You tell me. Sir, vapor pressure at a constant temperature, the pressure exerted by at a constant temperature, the pressure exerted by vapor on the surface of liquid when its vapor and liquid are in equilibrium. When its vapor and लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम, यानी जितनी तेजी से वेपराइजेशन होगा उतनी तेजी से कंडेंसेशन होगा। उस कंडीशन पे जो वेपर प्रेशर लगेगी, उस कंडीशन पे जो वेपर प्रेशर लगेगी उसे कहा, उस कंडीशन पे जो प्रेशर लगाएगा वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, उसे कहा जाएगा क्या? वेपर प्रेशर। इसके बाद पढ़ाया मैंने वेपर प्रेशर इन लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। वेपर प्रेशर इन लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। यहाँ पे एक चाचा आए, ओ चाचा, एक चाचा आए, राउल्ट चाचा। राउल्ट चाचा ने कहा कि भैया पी डैश ए जो होता है वो पी नॉट ए काई ए के बराबर होता है। पी डैश बी जो होता है वो पी नॉट बी काई बी के बराबर होता है। पी एस जो होता है वो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर होता है। इसके बाद बात की मैंने कि बच्चों, लिक्विड की बात करोगे तो राउल्ट चाचा आएंगे और जब गैसेस की बात करोगे तो डॉल्टन्स मामा आएंगे। तो डॉल्टन्स मामा ने कहा पक्स, क्या कहा? पक्स, पक्स, पक्स। पहला होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, फिर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और उसके बाद होता है टोटल। अब यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन है गैसेस की बात हो रही है, यानी मोल फ्रैक्शन होगा वेपर फेज के अंदर, और वेपर फेज के अंदर जब मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो उसे बोला जाता है क्या? क्या? गामा ए, उसको बोला जाता है बच्चों गामा ए। तो यहाँ पे क्या सवाल बनता है? सवाल ये बनता है कि आपसे पूछा जाएगा बताओ मोल फ्रैक्शन बताओ ए का और बी का इन द वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन बताओ ए का और बी का, क्या बताओ? ए का बताओ और बी का बताओ, मोल फ्रैक्शन बताओ इन वेपर फेज। तो क्या बता दोगे बच्चों? हाँ सर बता देंगे। क्या बता दोगे मेरे प्यारे बच्चों? हाँ सर हम बता देंगे। क्या बता दोगे मेरे प्यारे बच्चों? हाँ सर हम बता देंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने क्या पढ़ाया था? हाँ, फिर इसके बाद हमने बात करी थी कि जब हम वोलाटाइल कंपोनेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट को डालते हैं तो क्या होता है। यहाँ बात आती है किसकी? क्या होता है पहले तो ये बताओ भाई। जब वोलाटाइल कंपोनेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालोगे तो वो नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट वोलाटाइल कंपोनेंट की सरफेस पे कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। अब उस स्पेस को ऑक्यूपाई करने की वजह से उसकी कई सारी प्रॉपर्टीज पे अफेक्ट पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा सर, क्या बात है, क्या फर्क पड़ेगा? तो सर जो प्योर वोलाटाइल कंपोनेंट था ना उसका वेपर प्रेशर अगर पी नॉट है और जो सॉल्यूशन बना है जिसके ऊपर सरफेस पे सॉल्यूट प्रेजेंट है उसका अगर वेपर प्रेशर पीएस है, तो हम जानते हैं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाता है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, आई हैव टू ड्रिंक वाटर। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा? नीली बोतल में रखा है तो नीले रंग जैसा, क्या बात है।
थोड़ा सा पानी और पी लिया जाए, तुम भी पी लो मेरे प्यारे बच्चों। बात होगी आज लंबी, इस चैप्टर के आखिरी पोर्शन पे हम हैं। आखिरी पोर्शन है ना। हम्म। हम्म। तो क्यों ना इसे घसीट दे 2-3 घंटे। 2-3 घंटे में घसीट कैसे निपटा दे क्या? सर निपटा दीजिए, सॉरी बच्चों, सर निपटा दीजिए, मेहनत करवा ही रहे हैं आप इतनी, क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है सर। क्या बताया अभी मैंने? अभी मैंने क्या बताया तुम्हें लास्ट में? वेपर प्रेशर, हाँ तो सर जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो घट जाता है, क्योंकि कुछ नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट होता है वो सरफेस पे कुछ एरिया को ऑक्यूपाई कर लेता है। सर इसके बाद आपने हमको पढ़ाया था कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, हमको याद है, हम बताएंगे, बताओ। Colligative properties are those physical property of a very dilute solution which depends upon number of solute particle and does not depend upon nature of solute particle. Such properties are called colligative properties. क्या बोला? क्या बोला, एक बार और बताना बच्चों, मैं सुन नहीं पाया, मैं सुन नहीं पाया, तुमने क्या कहा? अब हिंदी में बोलना, ठीक है? बताओ बताओ। सर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन की जो केवल और केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं और नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करती हैं। क्या बात है प्यारे बच्चों, तुम तो पढ़ के आ रहे हो यार, क्या बात है, तुमने तो दिल ही खुश कर दिया। इसी बात पे तुम सभी को बहुत सारी झप्पियां, ठीक है? बहुत सारी झप्पियां, झप्पियां, हाँ बहुत सारा, तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। और वो प्यार तो हमेशा ही तुम्हारे साथ बना रहेगा बच्चों। मेरा प्यार तुम्हारे प्रति इस बात पे डिपेंड करता है कि मेरा बच्चा मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मेरा बच्चा मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मेरा प्यार मेरे बच्चों के लिए इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, बिल्कुल मुझे फर्क नहीं पड़ता बच्चों, इस बात से कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। द ओनली थिंग दैट मैटर्स टू मी इज मेहनत मेरे बच्चे ने की कि नहीं की। रिजल्ट आना उसके हाथ में नहीं है बच्चों, रिजल्ट आना उसके हाथ में है नहीं। जो चीज उसके हाथ में नहीं है मैं उससे नहीं पूछूंगा, बट हाँ मैं ये तो देखूंगा कि उसने मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बच्चों मेहनत कर रहे हो ना, देखो यार मेहनत करो, ठीक है? मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, तुम भी करो, मिलके करते हैं मेहनत और दिखा देते हैं इस दुनिया को कि हम क्या कर सकते हैं। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आपको बताइए कि 4 तरह की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती निगाहें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। क्या बात है प्यारे बच्चों, तो इसके बाद आपको बताया कि 4 तरह की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है। कितने तरह की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है? 4 तरह की होती है। पहला, पहला होता है जिसको प्यार से बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। दूसरा, दूसरा होता है जिसे बोला जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना किसका? सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे, ठीक। तीसरी कॉलीगेटिव क्या बताई थी सर आपने? क्या बताई थी मैंने? मैं बताऊंगा, मैं बत... रुको तुम्हें बताता हूँ, रुको अभी डंडा लेकर आता हूँ फिर तुम्हें बताता हूँ। मैं बताऊंगा तुम्हें क्या बताई थी कि तुम मुझे बताओगे। हाँ तुम बताओ, सर तीसरी जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आपने बताई थी वो थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि होता है के एफ इंटू में स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या होता है बेटा? सर स्मॉल एम तो मोलालिटी होता है, मोलैरिटी होता है, मोलालिटी होता है सर। स्मॉल एम तो हम मोलालिटी पढ़ के आए थे, आपने पढ़ाया था। अब आप इसे मोलैरिटी क्या दोगे? इसका मतलब आपको याद नहीं है। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम तो गुस्सा हो रहे हो, गुस्सा गुस्सा हो गए तुम, इतने बड़े तो नहीं हुए बेटा अभी, सुनो। तो स्मॉल एम तो मोलैलिटी होता है, स्मॉल एम मोलैलिटी, ठीक। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट का घट जाना। किसका घटेगा? किसका कटेगा? सर सभी का कटता है, आजकल तो शादी होने के बाद भी कट जाता है। तो बच्चों ये सब बातें क्लास में नहीं, आगे। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट का घट जाना। किसका घटेगा? सॉल्यूशन का, यानी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, सॉल्वेंट का ज्यादा होगा, तो ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे। चौथी बात बहुत ही प्यार से बताई, पाई इज इक्वल्स टू मार्क एमआरटी, ये कैपिटल एम है, मतलब मोलारिटी, मोलालिटी नहीं है, ये कैपिटल एम है यानी मोलारिटी। मेरे प्यारे बच्चों, when solutes undergo dissociation and association, when solute undergo dissociation and association, क्या बात है सर, क्या बोल गए, क्या बोले सर, क्या बोले, क्या बोले बच्चों? घसीट लिए जाओगे अभी नहीं, शांति से बैठो क्लास के अंदर और पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से पढ़ो। when solute undergo dissociation and association,
इन अ सॉल्यूशन देन इट शोज एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जब भी सॉल्यूट या तो डिसोसिएशन शो करे या एसोसिएट हो जाए, कब? जब उसे सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है, तब वो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। तो सर आप ये बताओ, अब मुझे कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करनी है। अच्छा बेटा, क्या क्या दिक्कत है तुझे, बता। सर हमें ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें कैलकुलेट करनी है, लेकिन हमें बस यही फॉर्मूले याद रखने हैं, इससे ज्यादा मैं ना याद करने वाला सर। बेटा या तो करना पड़ेगा, नहीं करूंगा, करना पड़ेगा, नहीं करूंगा, करना पड़ेगा, नहीं करूंगा सर। ठीक है बेटा, ठीक है, चलो मैं तुम्हारी भी बात देखो मानता हूँ, मैं कितना अच्छा सर हूँ। अपने बच्चों को आसान करने के लिए चलो छोटी सी मॉडिफिकेशन इसी में कर देते हैं, इन्हीं फॉर्मूलों में छोटी मोटी मॉडिफिकेशन कर देते हैं, जिससे सारे ही सवालों को तुम बना ले जाओ। तो बच्चों जब भी कभी ऐसा सॉल्यूट तुम्हें सवाल के अंदर देखने को मिले, तो तुम समझ जाना कि यहाँ पे एक छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा सा फैक्टर ऐड करना पड़ता है, जिसको कहा जाता है वेंट ऑफ फैक्टर। कभी तुमने चौक खाया है? चौक खाया है कभी? वेंट ऑफ फैक्टर बच्चों कहा जाता है, ठीक। अब वेंट ऑफ फैक्टर, अब जो फॉर्मूले तुम्हें याद रखने थे, 1000 बार बोल गया हूँ, 3000 बार और बोलूंगा, 10,000 बार तुम्हें बोलूंगा जब तक तुम्हारा एग्जाम आएगा। जब जब इस चैप्टर को रिवाइज भी करवाऊंगा अभी बच्चों, किस किस बात की हो तुम चिंता में, काहे करते हो चिंता, जब तुम्हारे सर यहाँ पे खड़े हैं। तुम्हें अभी केमिकल काइनेटिक्स रिवाइज भी करवाऊंगा, बहुत बार करवाऊंगा, 1 बार 2 बार 3 बार, 1.5 घंटे का रिवीजन लेक्चर, उसके बाद 1 घंटे में पूरी केमिकल काइनेटिक्स रिवाइज। हाँ लेकिन ये है कि लेक्चर जो ब्रीफ में पढ़ाया वो तो देख के आओ, देख के तो आना पड़ेगा ना बच्चों, नहीं देख के आओगे तो मजा नहीं आएगा। मजा, सर मजा, मजा इन द सेंस समझ नहीं आएगा। यार एक बात बताओ, जो चैप्टर मैंने तुम्हें 12 14 15 घंटों में पढ़ाया है, उसे 1 घंटे में पढ़ाना है। अब मजाक थोड़ी है, अगर तुमने वो 15 घंटे की मेहनत करी है ना, तो 1 घंटे में तुम बादशाह बन जाओगे, पाशा भाई बन जाओगे, पाशा भाई। लेकिन अगर, सॉरी, अगर तुमने वो 16-17 घंटे की मेहनत करी है, जो मैंने वीडियो लेक्चर डिटेल में पढ़ाया है चैप्टर, तो तुम उस 1.5 घंटे की वीडियो में किंग बन जाओगे, किंग उस चैप्टर का। लेकिन अगर तुमने मेहनत नहीं करी है और तुम सीधा आओ कहो कि मैं इस 1.5 घंटे की वीडियो पे देखूंगा, लिखा होता है ना, बहुत सारे वन शॉट बनते हैं, सब पे लिखा होता है पूरा चैप्टर वन शॉट में। तो बच्चों ऐसा नहीं होता है, वो वन शॉट उनके लिए लिखा हुआ होता है जो पहले से चैप्टर के ऊपर पसीना बहा के आए हैं, जो पहले से चैप्टर के ऊपर पसीना बहा के आए हैं, उनके लिए लिखा होता है वो, तुम्हारे लिए नहीं, मतलब उन बच्चों के लिए नहीं होता है। मेरे बच्चे तो भाई करते हैं भाई मेहनत, तुम तो करते हो, तुम्हें नहीं बोल सकता मैं, आप लोगों को नहीं बोलूंगा। उन बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ जो मेहनत नहीं करते हो। बच्चों तो मेहनत करो, ठीक है, मेहनत करो, आगे बढ़ो। वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है? स्मॉल आई। अगर आई 1 है तो इसका मतलब ना तो, अच्छा आई का फॉर्मूला क्या होता है सर? आई होता है Na अपॉन में Nb। आई होता है Na अपॉन में Nb, यानी नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। क्या बोले सर? भाई बच्चों, प्यारे बच्चों, मैं क्या बोला, क्या बोला? तुम अगर ये पूछ रहे हो तो जाओ नहीं बताऊंगा, क्योंकि यार इतनी बार तो बता चुका हूँ। आगे बढ़ो। अगर आई 1 है तो इसका मतलब ना तो एसोसिएशन हुआ है और ना ही डिसोसिएशन हुआ है सॉल्यूट का। अगर आई 1 से ज्यादा है, आई बड़ा है, तो इसका मतलब डिसोसिएशन हुआ है सॉल्यूट का। और अगर आई छोटा है तो इसका मतलब एसोसिएशन हुआ है सॉल्यूट का। आई कैसे निकाला जाता है? तो एक बहुत ही प्यारा सा सवाल NaCl का लेके, K2SO4 का लेके समझाया था कि नहीं समझाया था? समझाए थे सर। NaCl का लेके मैंने समझाया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के मान के, ठीक। NaCl का लेके समझाया। इसके बाद K2SO4 का, मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। K2SO4 का लेके समझाया तो है, आप समझो ना उसको। इसके बाद एक केस एसोसिएशन का समझाया था, जिसमें मैंने तुम्हें एक बात याद रखने के लिए कही थी, याद है? याद है क्या? जो बात तुमको मैंने याद रखने के लिए कही थी, क्या कही थी? कही थी, क्या कही थी? कि बच्चों वहां पे अल्फा बाय एन लिखना। सर याद है हमको, आपने कहा था। चलो फिर आगे बढ़ जाए। बहुत रात बीती, तुम अब भी पढ़ोगे, मेहनत करोगे, आगे बढ़ोगे, नहीं तो एग्जाम टाइम से 1 रात पहले कहोगे, यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की है कहानी ये सारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। अब क्योंकि ये वाला गीत मेरे दिमाग में आया है बच्चों, तो इस गीत में बहुत ही प्यारी लाइन आती है,
विच आई एडमायर मोस्ट, और मुझे बहुत पसंद है यार, मुझे बहुत पसंद है वो लाइन। वो लाइन कुछ यूँ है कि नहीं बंधु बांधव न कोई सहायक, अकेला है लंका में लंका का नायक। सभी रत्न बहुमूल्य रण में गवाए, लगे घाव ऐसे कि भर भी न पाए। तो जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब साथ में कोई नहीं दिखता, ठीक है? तो जो योद्धा होता है, जो फाइटर होता है, वो उस समय से भी लड़ता है बच्चों। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब आपको ऐसा लगेगा कि नहीं बंधु बांधव ना कोई सहायक, लेकिन फिर भी तुम्हें अकेला खड़ा है लंका में लंका का नायक। ठीक है, मैं रावण को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं रावण को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ। रावण एक बहुत बड़ा पंडित था, बहुत ज्ञानी था, महादेव का बहुत बड़ा भक्त था, बट द थिंग इज ही इज अधर्मी, उसने अधर्म किया, तो इसीलिए नो वन कैन ग्लोरीफाई हिम। मैं उसे ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जीवन का एक सत्य होता है बच्चों, जो सभी के जीवन में एक बार आता ही है, और वो एक बहुत लंबा फेज होता है। ठीक है, अब है क्या कि वो जो फेज होता है ना, वो एक्चुअल में बहुत सारी चीज करने का होता है, और उन्हीं सब चीजों में एक ये फेज भी होता है जो समझाया मैंने आपको। तो मेरे बच्चों, मैं तुमसे कह रहा हूँ, और उस वक्त मैं तुमसे कहूंगा कि देखो मैंने बताया था ना, अपने आप को मजबूत रखो, सब चीजें अच्छी हैं, सब चीजें अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा होगा, सब कर ले जाओगे तुम। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या मेरे प्यारे बच्चों? तो अभी मैंने क्या बताया? तो मैंने कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी तुम्हें समझा दी। अब इसके बाद जो हम चीज डिस्कस कर रहे थे, जहां तक मुझे याद है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, मैंने तुम्हें बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स चाचा ने जो नियम दिया था उसके आधार पे जो लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन होते हैं, जो लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन होते हैं, कैन बी क्लासिफाइड एज आइडियल एंड आइडियल आइडियल। सर ये तो शर्मा जी का लड़का है। शर्मा जी का लड़का जो है ना, वो पेरेंट्स का एक इमेजिनरी पोस्टर बॉय की तरह होता है। जब माता पिता को कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक बच्चे को बतानी होती है कि बेटा देखो उनका लड़का तो ये कर गया, तो वो एक आइडियल बॉय लेते हैं। शर्मा जी का लड़का कोई एग्जिस्ट नहीं करता है वैसे। आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल रियल में नॉन आइडियल चीजें ही देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ो। आइडियल सॉल्यूशन जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, एक सुंदर सा एरो, एक यहाँ सुंदर सा लिखने दो राउल्ट्स लॉ, और एक और सुंदर सा एरो यहाँ लिखने दो एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। सुंदर सा, आगे बढ़ो बच्चों। आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को सारे कंसंट्रेशन पर, सारे टेम्परेचर पर फॉलो करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को सारे कंसंट्रेशन पर, सारे टेम्परेचर पर फॉलो करते हैं, जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसा नहीं कर पाते हैं। क्या बोले सर? सर क्या बोल गए बच्चों? वही बोला जो तुमने सुना कि आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को हर टेम्परेचर और हर कंसंट्रेशन पर फॉलो करते हैं। ठीक है, आ जाओ अब आइडियल सॉल्यूशन को थोड़ा डिटेल में बताऊं। जय बजरंगबली, तोड़ दो दुश्मन की नहीं। आइडियल सॉल्यूशन को मैं तुम्हें डिटेल में बताने वाला हूँ। क्या तुम सब तैयार हो? वो सुंदर सुहाना सफर जिसको कभी तुमने छोड़ दिया था, जिसको मतलब तुमने नहीं छोड़ा था सर, हमने नहीं छोड़ा था, तो सफर ने हमें छोड़ दिया था। कोई बात नहीं बच्चों, करोगे मेहनत तो रास्ते जो है ना खुद चल के पास आ जाते हैं। आगे बढ़ो। आगे क्या बढ़ने को बोल रहे हो सर? हम आगे बढ़ेंगे, अभी आपके पास बोर्ड के पास घसीट, आप ऐसे ही कहते हो घसीट लोगे हमें बोर्ड के पास। आगे बढ़ो बोले जा रहे हो, अभी बोर्ड के पास कहीं आ जाएंगे तब। अच्छा ठीक है, बट पीछे बैठे रहो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पीछे बैठे रहो। चलो ये बताओ क्या तुम तैयार हो? हाँ सर हम तैयार है आइडियल सोल्यूशन पढ़ने के लिए, आ जाओ। आइडियल सोल्यूशन, तो सबसे पहले मुझे सुंदर सी डेफिनेशन लिखने दो, इसके बाद मैं आगे बात करूंगा।
सर बड़ा बोर्ड कहाँ है? सर स्मार्ट बोर्ड ले आओ ना प्लीज, प्लीज सर, प्लीज सर स्मार्ट बोर्ड ले आओ। अच्छा बड़ा बोर्ड ही ले आओ, अच्छा बड़ा बोर्ड ही ले आओ ना सर। आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जो राहुल चाचा का जो नियम दिया हुआ है, राहुल चाचा ने उसको हर कंसेंट्रेशन और हर टेम्परेचर पे फॉलो करते हैं। बस यही सिंपल सी बात है आइडियल सोल्यूशन की, ठीक है। इसके बाद आपको मैंने बताया था कि एक छोटा सा बीकर ले लो, ऐसा ऐसा, इसके अंदर भरा हुआ है ए, और ये मैंने आपको बताया था कि ये चीज जो है रिप्रेजेंट करती है ए और ए के बीच में होने वाला इंटरेक्शन। क्या याद है मेरे प्यारे बच्चों? क्या मेरे राज दुलारे बच्चों, मेरे सबसे प्यारे बच्चों, सर वीडियो देख लो चल रही है कि नहीं चल रही है, कहीं रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई हो तो आप बोले ही जा रहे हो पढ़ 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 पढ़, कुछ रिकॉर्ड हो नहीं रहा है। बच्चों एक बीकर लिया है, उसके अंदर ए भरा हुआ है, और ये जो चीज लिखी है ये रिप्रेजेंट करती है दो मॉलिक्यूल जो एक इसके अंदर हैं, कोई भी दो मॉलिक्यूल, उनके बीच में होने वाला जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मेरा भी हुआ था लेकिन वो तो बहुत वीक था। सर ए के बीच में जो होने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ए सर आप लोग बहुत बुरा मारते हो, मैं तो मारूंगा, मैं तो मारूंगा बच्चों। ए के बीच में होने वाला जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसे कहा जाता है ए इंटरेक्शन, ठीक है। ऐसा ही एक और भी कर लिया, उसके अंदर ये झमाझम 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 भी भर दिया, और ये किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है? अरे सर पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है मेरे। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है बी इंटरेक्शन। क्या राइटिंग है सर, माशाल्लाह। चलो ये हो गया, इन दोनों को मिलाया बन गया सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बनाया ऐसा झमाझम झमाझम झमाझम। अब झमाझम बना तो इसके अंदर होगा ए और इसके अंदर होगा बी, और ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा ए और बी के इंटरेक्शन को। कैसे रिप्रेजेंट करेगा? सर राइटिंग अगर सुंदर बना के लिखोगे ना तभी मैं आपके बोर्ड पे ध्यान दूंगा, नहीं तो मैं आंखें जो है बंद कर लूंगा। हे भगवान, हे भगवान, राइटिंग का क्या कर सकते हैं, समझा तो रहे हैं, राइटिंग का तो क्या ही कर सकते हैं हम, समझा तो रहे हैं ना। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो समझा तो रहे हैं? अरे मतलब मेरा फर्ज है समझाना, वो तो मैं समझता हूँ, लेकिन जो समझा रहा हूँ उस पर फोकस करो ना यार। अगली क्लास में आओ, फिर तुम्हारी क्लास लेता हूँ, तब बताऊंगा। अभी तो राइटिंग राइटिंग कर रहे हो ना, अभी तो राइटिंग के लिए मुझे परेशान कर रहे हो। अगली क्लास में आओ, नहीं पढ़ के आओ तब बताऊंगा। इंटरेक्शन इंटरेक्शन, अभी भी वैसी राइटिंग है सर। क्या बोले? कुछ नहीं, कुछ नहीं सर। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन में अब जो फीचर्स हमें याद करने होते हैं, बच्चों ये डेफिनेशन मिटा दूं क्या? क्या ये डेफिनेशन मिटा दूं? क्योंकि जो फीचर्स लिखूंगा एक साथ ही सारे लिख दूंगा, तो इसलिए डेफिनेशन मिटा दूंगा। सर आप मिटा दो सर, मेरे प्यारे सर, कैसे हो आप? बच्चों मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आप लोग बताओ आप सभी कैसे हो? सर आप तो बता ही रहे हो कि हम आपके प्यारे बच्चे हैं, तो हम तो अच्छे होंगे ही, हम सब तो फाइटर्स हैं, हम फाइट करेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, सीख रहे हो, आ जाओ। फीचर्स, पहला फीचर धुन में बताओ कि सर ए के बीच में होने वाला इंटरेक्शन, बी के बीच में होने वाला इंटरेक्शन बराबर होता है ए और बी के बीच में होने वाले इंटरेक्शन के। क्या बात है, यानी जिस फोर्स के साथ ए का एक मॉलिक्यूल दूसरे ए के मॉलिक्यूल को खींच रहा होता है, जिस फोर्स के साथ बी का एक मॉलिक्यूल दूसरे बी के मॉलिक्यूल को खींच रहा होता है सॉल्यूशन के अंदर, उतने ही फोर्स के साथ ए का एक मॉलिक्यूल बी के मॉलिक्यूल को खींच रहा होता है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या बच्चों तुम्हें? सर समझ गए, ठीक है। अब ये बात समझ आई, दूसरी बात समझो। आइडियल सॉल्यूशन के अंदर क्योंकि ये शर्मा जी का लड़का है, शर्मा जी का लड़का है, तो राउल्ट्स लॉ को सारे ही कंसंट्रेशन और सारे ही टेम्परेचर पे फॉलो करता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। नहीं है बच्चों, पॉसिबल तो नहीं है, और मैं क्या बताऊं। आओ, इसको बोलते हैं ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बराबर होती है कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के। यानी पी डैश ए जो ऑब्जर्व करते हो सॉल्यूशन के अंदर वो बराबर होता है, जो कैलकुलेट किया होता है पी नॉट एक्स ए इसके बराबर होता है। जो तुम ऑब्जर्व करते हो पी डैश बी, सर माइक देख लो सर, मेरे प्यारे सर, मेरे प्यारे सर, बच्चों डिस्टर्ब मत करो, डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो घसीट लूंगा अभी बोर्ड पे। आओ, तो जो पी डैश भी तुम ऑब्जर्व करते हो ना, जो पी डैश भी तुम ऑब्जर्व करते हो ना, वो बराबर होता है कैलकुलेटेड वाले के, यानी पी नॉट बी एक्स बी के। ये मतलब होता है कि ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बराबर होती है कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव
प्रॉपर्टी के, क्या बात है सर? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात बताओ। तीसरी बात जो है वो आप इससे समझ सकते हो कि जब जितनी तेज़ी से ए को खींचता है, जितनी तेज़ी से बी को खींचता है, उतनी ही तेज़ी से जब ए बी को खींचता है, तो अगर यहाँ 50 एमएल है, यहाँ 50 एमएल है, तो मिलाने के बाद ये 100 एमएल ही होगा। तो जब डेल्टा वी मिक्सिंग निकालेंगे, तो फाइनल यानी 100 माइनस इनिशियल यानी कि 50 + 50 100 यानी कि 0। अरे बाप रे! अरे! मैं तो चौंक गया, लेकिन सर हम तो नहीं चौंके, हमने तो बचपन से लेकर अभी तक सारे ही टेस्ट में ये नंबर देखा है, ये तो वेरी कॉमन नंबर है हमारे लिए। बच्चों, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होता है। आइडियल सॉल्यूशन के लिए इसका रीज़न ये है क्योंकि AA, BB और AB इंटरेक्शन बराबर होते हैं, तो वॉल्यूम डेल्टा V जो मतलब मिक्स करने के बाद वॉल्यूम में चेंज नहीं आता है। 50 और 50 जोड़ो मिलाओगे तो 100 ही बनेगा। सर एक बात बताओ जब 50 एमएल और 50 एमएल को मिलाएँगे तो हमेशा ही तो 100 बनेगा। तो बच्चों तुम्हें इतना पीटूँगा मैं, एक बात बताओ, जब मान लो तुमने A को मिलाया और B को मिलाया और जो AB बना है, इसके अंदर फ़ोर्स बढ़ जाए। क्या बोले? ए को मिलाया, बी को मिलाया, ए बी बना। अब जब ए बी बन गया है, तो इसके अंदर तुम क्या करो, इसके अंदर तुम क्या कर सकते हो बताओ? क्या कर सकते हो? हाँ, तो जो ए बी बन गया है ना, जो ए बी बन गया है ना, इसके अंदर अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाए, तो बढ़ जाएगा तो ए और बी एक-दूसरे को बहुत खतरनाक तरीके से घसीटेंगे अपने पास। जब बहुत खतरनाक तरीके से अपने आप घसीटेंगे, तो पास-पास आ जाएँगे। जब पास-पास आ जाएँगे तो वॉल्यूम घट जाएगा ना। ऐसी कंडीशन में जब तुम 50 और 50 को मिलाओगे, तो 100 नहीं बनेगा, उससे कम बनेगा। अब कितना कम बनेगा वो तो डिपेंड करता है कि कितनी तगड़ी फोर्स के साथ दोनों ने एक-दूसरे को खींचा है। सर, एक-दूसरे को खींचा। दोनों को एक-दूसरे को किस फोर्स के साथ खींचा है इस बात पे डिपेंड करेगा। चलो मेरे प्यारे बच्चों, तो डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होता है, ठीक है। इसी के साथ डेल्टा एच, सर डेल्टा एच क्या होता है? बच्चों इतनी बार तो बताया, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान कितना हीट चेंज हो रहा है, यानी कितनी हीट या तो रिलीज़ हो रही है या एब्ज़ॉर्ब हो रही है, तो वो कितनी हो रही है उसी को डेल्टा एच कहा जाता है। सर मैं बताऊँ इसको कहाँ डिटेल में पढ़ेंगे? बताऊँ? थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे। तो बस ये याद रखना है कि डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है? 0 होता है, ठीक है? डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होता है। डेल्टा एस, एस का मतलब होता है एंट्रोपी। सर आपने बताया था कि जब भी नेचुरल रिएक्शन होते हैं, नेचुरल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो अपने आप हो जाते हैं, कोई चीज़ अगर अपने आप हो रही है, एक बात बताओ तुम घर के अंदर कौन-सी चीज़ घर के अंदर अपने आप होती है? तो सर घर के अंदर घर का जो बिखरना है वो अपने आप होता है। हम ऐसा थोड़ी है कि कंबल चुभता हुआ है, बेड एकदम सजा हुआ है, हम जाके उस पे ढम से सब फेंका-फाकी चालू कर देते हैं, ऐसा नहीं करते हैं ना। लेकिन आप सुबह घर सँवारो और रात में आके देखो, रात में उसको देखो, ऑब्ज़र्व करो, अपने आप सारी चीज़ें डिसऑर्डर्ड हो जाएँगी। तो यानी जब भी कोई चीज़ अपने आप होती है तो एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है बच्चों। एंट्रोपी क्या होती है? हमेशा बढ़ती है और डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हमेशा नेगेटिव होता है। ये 2 बातें याद कर लो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए ये बात होती है। ये 2 बातें अपने भेजे में सरका लो। सर हमारे पास तो भेजा ही नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे राज दुलारे बच्चों, ये 2 बातें अपने भेजे के अंदर डाल लो कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में डेल्टा एस मिक्सिंग हमेशा डेल्टा एस एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है और डेल्टा जी हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है? सर कौन से लिक्विड आइडियल सॉल्यूशन को बनाते हैं? सर, प्यारे सर, कौन से लिक्विड आइडियल सॉल्यूशन को बनाते हैं? तो बच्चों, द लिक्विड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड सेम पोलैरिटी, द लिक्विड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड सेम पोलैरिटी कैन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। The liquid having same molecular structure and same polarity can form ideal solution। सर क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का ये मतलब हुआ बच्चों कि ऐसे सॉल्यूशन जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है और जिनकी पोलैरिटी, सर पोलैरिटी क्या होती है? बच्चों मान लो ये है मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल में कई बार क्या होता है चार्ज आ जाता है, ठीक? इस चार्ज को ही कहा जाता है पोलैरिटी। ठीक, पोलैरिटी भी समझाना पड़ रहा है। पता नहीं 11th में क्या पढ़ के आए हैं ये लोग। कुछ पढ़े-वढ़े भी हो कि नहीं पढ़े हो? चलो आओ। पोलैरिटी समझे? तो द लिक्विड्स हैविंग
द लिक्विड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड पोलैरिटी कैन फॉर्म आइडियल सोल्यूशन। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। ठीक है, तो ये बात तो समझ आ गई। अब थोड़ा पानी पीने का मन कर रहा है बच्चों, अगर तुम्हारी आज्ञा हो, तुम्हारा आदेश हो, तो पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, देख लेता हूँ एक बार कैसा है उसका रंग। लेकिन थोड़ा सा पहले कैमरा जो है ज्यादा जरूरी है, फोकस वगैरह ठीक है ना? ठीक है फोकस। चलो 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 जल्दी पानी पी लो तुम भी, 2 मिनट 1 मिनट का ब्रेक, पानी पी लो। थोड़ा सा बैठने दो, 1 मिनट का ब्रेक लेने दो, बस 1 मिनट बच्चों, पानी पीने दो। सर ये चेयर कहाँ उठ रही है? हम्म। मन में है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो शांति चारों ओर। तो बच्चों इसके बाद अब 3 नोट पॉइंट्स हमें लिखने हैं, जिसमें पहला नोट पॉइंट है कि प्रैक्टिकली नो सॉल्यूशन इज आइडियल। प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली सर ये बात तो आप समझाइए कि शर्मा जी का लड़का असल में एग्जिस्ट नहीं करता। असल में जो जो माता पिता जिस शर्मा जी के लड़के की बात करते हैं ना, वो लड़का असल में एग्जिस्ट नहीं करता। तो प्रैक्टिकली नो सॉल्यूशन इज आइडियल, यानी आइडियल जैसा कुछ नहीं होता है। असल में नॉन आइडियल चीजें ही एग्जिस्ट करती है। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि कभी भी अपने आप को आइडियलिटी पे जज मत करो बच्चों। सबसे पहले 2 युद्ध होते हैं जो जीवन में लड़ने होते हैं। एक, कोई सामने वाला व्यक्ति तुम्हें जज ना करे, कोई सामने वाला व्यक्ति तुम्हें जज ना करे। अब क्या होता है, अगर तुम बहुत ज्यादा ही ये हो, तो तुम इस चीज में थोड़ी परेशान हो सकते हो। ठीक है, कई बार कोई भी होता है, कुछ भी होता है, कोई भी लप्पू जप्पू आता है, कोई भी कुछ भी बकवास करके चला जाता है। लेकिन डरो नहीं, इनको अगर तुम उसी वक्त, चाहे तुम इस कंडीशन में भी हो, उसी वक्त इनको जवाब दो। ठीक है, तगड़ा जवाब दो, एकदम दिल से डर निकाल के, कि भाई ये मुझे पूछेगा बाद में कि नहीं पूछेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना पूछे, तुम शेर हो, तुम्हें लड़ना है इस दुनिया से। सुनो, इसको तुरंत जवाब दो, अपने आप इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, तुम्हें दोबारा छेड़ेगा ही नहीं। आगे बढ़ो। दूसरी लड़ाई तुम्हें लड़नी होती है बच्चों अपने आप से, कि भाई तुम खुद को जो जज कर रहे हो ना, वो करना बंद करो। तुम अपने आप को आइडियलिटी पे जज करते हो। तुमने देखा होता है कि अरे इस चीज को करने का ये तरीका सबसे अच्छा होता है। तुम ये नहीं समझ पाते हो बच्चों कि हर इंसान का किसी एक पर्टिकुलर चीज को करने का तरीका अलग अलग होता है, और हर इंसान का जो वो तरीका होता है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होता है। 2 इंसान के तरीके को किसी एक चीज को करने के लिए जज नहीं कर सकते हैं, उसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। भाई समझो इस बात को, समझो समझो, बहुत देर ना हो जाए, कहीं बहुत देर ना हो जाए। तो प्रैक्टिकली कोई सोल्यूशन आइडियल नहीं होता है, सारे ही सोल्यूशन नॉन आइडियल होते हैं। मतलब प्रैक्टिकली ये सिर्फ कागज पे ही आइडियलिटी की बात होती है। सर ठीक है, दूसरी बात क्या बताई थी कि फिर डाइल्यूट, मतलब एकदम डाइल्यूट तो कुछ होता नहीं है, लेकिन नियरली डाइल्यूट अगर कुछ बताओ कि कोई एकदम आइडियलिटी के पास हो। आइडियल जैसा तो कुछ होता नहीं है, आइडियल जैसा कुछ नहीं होता है, तो क्या कुछ ऐसा होता है जो नियर आइडियल हो, मतलब आइडियल के पास हो? हाँ, तो वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन आर कंसिडर्ड एज नियरली आइडियल। देखो यहाँ पे भी नियरली शब्द लिखा है, यानी ये भी आइडियल नहीं होता है पूरी तरह से, बट ये आइडियलिटी के बहुत पास होता है। ठीक है, तो वैसे ही तुम सब भी जो आइडियल, जिसे तुम मानते हो ना कि यही सही तरीका है, कुछ सही तरीका नहीं है, वो जो तुम कर रहे हो वो सही है, आगे बढ़ो। कंसी अरे ये आगे बढ़ो कहाँ बोल रहे हो सर? चलो, वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन आर कंसिडर्ड एज नियरली आइडियल। वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन आर कंसिडर्ड एज नियरली आइडियल। समझ में आया क्या सर? समझ गए? तुम्हारी मगज में आया क्या? अरे सर गाने, सर गाने,
तो वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन आर कंसीडर्ड एज नियरली आइडियल। वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन आर कंसीडर्ड एज नियरली आइडियल। तीसरी बात, राउट्स लॉ ओनली एप्लीकेबल फॉर आइडियल सोल्यूशन। राउल्ट चाचा ने जो लॉ दिया, प्यारे से चाचा, राउल्ट चाचा, राउल्ट चाचा ने जो लॉ दिया ना बच्चों, वो केवल और केवल आइडियल सोल्यूशन के लिए फॉलो करता है, यानी आइडियल सोल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होता है। राउल्ट चाचा ने जो लॉ दिया है वो केवल और केवल आइडियल सोल्यूशन के लिए होता है, क्या एप्लीकेबल। राउल्ट चाचा ने जो लॉ दिया है वो केवल और केवल आइडियल सोल्यूशन के लिए ही एप्लीकेबल होता है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, तुमने सही समझा है, बाकी सॉल्यूशंस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है। क्या बात है, जय बजरंगबली। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। इसके बाद अब बात करते हैं, चलो यहाँ तक तो बात कल हुई थी, है ना, मतलब पिछले लेक्चर में हुई थी इसकी बात। सर हम और ज़्यादा एक्सपेंशन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ऐप लॉन्च हो, वेबसाइट लॉन्च हो। वेबसाइट सर देखो, ऐप तो ठीक है, उसमें थोड़ा-सा जो है टाइम लगता है ज़्यादा, हम समझ सकते हैं। लेकिन आप कम से कम वेबसाइट तो लॉन्च करो और कम से कम हैंड रिटन नोट्स डालो, उसपे कई सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन डालो। 11th-12th जो कर रहे हैं बच्चे, जो सीयू 11th-12th थ्योरेटिकल बेस्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन डालो। सब आप डाल दो, हम तो वैसे भी नहीं पढ़ने वाले हैं और वैसे भी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम तो बोलेंगे, अरे बच्चों मेहनत चल रही है, काम चल रहा है, वेबसाइट के ऊपर काम चल रहा है, ऐप के ऊपर अभी शुरू नहीं किया गया है, लेकिन बहुत ही जल्द वेबसाइट लॉन्च होने के बाद ही ऐप के ऊपर काम चालू करूँगा। तो ऐप के ऊपर भी काम होगा, लेकिन अभी वेबसाइट के ऊपर काम चल रहा है बच्चों। और बहुत ही जल्द मेरे प्यारे बच्चों, राज दुलारे बच्चों, मेरे सबसे प्यारे बच्चों, बहुत ही जल्द आप देखोगे कि इट्स त्रिपाठी फाउंडेशन की इट्स त्रिपाठी फाउंडेशन is going to be the leading in every aspect of a professional life, not only in education but in media। मीडिया में मैं मुझे विश्वास है कि जिस तरह से ये फाउंडेशन काम कर रहा है, मुझे विश्वास है कि बच्चों द न्यूज़ दैट इट डिलीवर्स, देखो आज के समय में भारत के अंदर एक ही चीज़ है जो सही ट्रैजेक्टरी में ग्रो नहीं कर रही है। बाकी भारत के अंदर सब कुछ अच्छे से ग्रो कर रहा है, सारे सेक्टर अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, सिवाय एक सेक्टर के, और वो है भारत का मीडिया। भारत का मीडिया हर गुजरते समय के साथ अपने स्ट्रेचर को भी गुजारता ही जा रहा है। भारत का मीडिया जैसे-जैसे समय बीत रहा है, तो जो ग्राफ ऐसे जाना था, वो ग्राफ तेजी से धड़ाम से ऐसे भी नहीं, ऐसे गिर रहा है। तो भारत का मीडिया जो है उसके ऊपर संकट जो है आगे चल के और गहरा ही होने वाला है, जो मुझे दिख रहा है, ठीक। तो इस सारी चुनौतियों के बीच इट्स त्रिपाठी फाउंडेशन जो मीडिया के सेक्टर में काम कर रहा है, वो लाजवाब काम है बच्चों। विद फैक्ट्स, विद प्रूफ, विद एविडेंस ही इज डूइंग दैट। सो इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल लाइफ, जहां तक मुझे नॉलेज है, जहां तक मुझे पता है कि इट्स त्रिपाठी फाउंडेशन के आगे जो गोल्स है, मैं तो छोटा सा मेरा यहाँ एज ए टीचर का काम है। तो इस त्रिपाठी फाउंडेशन के जो आगे गोल्स हैं, वो प्रोफेशनल लाइफ के सारे ही एस्पेक्ट में एंट्री मारने वाला है। आ जाओ, बातें तो बहुत हो गई हैं, बातें तो हमारे बीच में होती ही रहती है। तुम्हें तो हो मेरे प्यारे बच्चों, जिससे मैं बात करता हूँ। आ जाओ, नॉन आइडियल सोल्यूशन। सर नॉन आइडियल स्टार्ट करने से पहले सारी समस्याओं को सुलझा दो। इसको इंक पिला दो, ठीक है, मार्कर को इंक पिला दो। इसको अगर प्यास लग गई ना बीच में और फ्लो टूट गया, और फ्लो टूट जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है बच्चों। 2 सेकंड दो। कैमलिन व्हाइट बोर्ड मार्कर इंक। कैमलिन व्हाइट बोर्ड मार्कर इंक। ये कैमलिन वही कंपनी है जिसकी ज्योमेट्री बॉक्स आप लोग बचपन में लेते थे, याद है। वो ज्योमेट्री बॉक्स लेने के बाद ऐसा फील होता था जैसे पता नहीं हम बहुत बड़े सीईओ बन चुके हैं, है ना, कोई बहुत बड़े प्रोफेशनल हम बन गए हैं। और उसको खोलते थे तो उसमें दो चीजें जो किसी को आज तक मुझे भी समझ नहीं आई, कि एक तो जो कंपास के अलावा जो दूसरा वो होता है पॉइंटेड वाला, जिसके दोनों ही साइड पॉइंटेड होते हैं, उसका क्या काम होता है। उसका क्या काम है यार बच्चों को। या तो हो सकता है कि वो हायर एजुकेशन के लिए ज्योमेट्री बॉक्स में दे रखा है, लेकिन बच्चों को क्या काम है वो। और वो जो ट्रायंगुलर शेप के स्केल्स होते हैं, मेरे को कभी यूज नहीं हुआ वो। क्या तुम्हें यूज हुआ है? क्या तुम्हें यूज हुआ है वो ट्रायंगुलर शेप के जो 2 स्केल होते हैं ज्योमेट्री के अंदर?
नहीं सर, हमें भी यूज़ नहीं हुआ है। सर मुझे तो हुआ है। जिसको भी यूज़ हुआ है ना उसका तो मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना कि उसका यूज़ क्या है। मैं बताएगा सबको, मैं बताएगा। अरे लड़ो नहीं मेरे प्यारे बच्चों। जिसे-जिसे पता है सब लिखो कमेंट में, सबको अधिकार है बोलने का। सबको बराबर का प्यार। आ जाओ, अब बढ़ें आगे? चलो बढ़ते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को सारे कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे फॉलो नहीं करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है प्यारे बच्चों जो राउल्ट्स लॉ को सारे कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे फॉलो नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक। आइडियल वो था जो सारे कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे फॉलो कर रहा था, और नॉन आइडियल वो है जो सारे कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। अब अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं। कैसे कैसे? ऐसे ऐसे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन आइदर या तो आइदर का मतलब या तो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं या नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। किससे? राउल्ट्स लॉ से। राउल्ट्स लॉ से किससे? राउल्ट्स चाचा ने जो लॉ दिया था, जो नियमावली दी थी, उससे। तो आइडियल सोल्यूशन जो होते हैं और नॉन आइडियल सोल्यूशन जो होते हैं वो या तो पॉजिटिव डेविएशन को दिखाते हैं, जिंगा लाला हूँ हुर हुर। तो या तो वो नॉन आइडियल जो सॉल्यूशन होते हैं वो या तो पॉजिटिव डेविएशन को दिखाते हैं या नेगेटिव डेविएशन को दिखाते हैं राउल्ट्स लॉ से। सर इसका क्या मतलब होता है? अच्छा, इसको समझना कैसे है, याद कैसे रखना, वो सुनो। आपकी किसी के साथ दोस्ती हुई, फिर उसके साथ रिश्ते बिगड़ गए, बिगड़ने के बाद आप अलग हो गए, फिर आप अलग हो गए, ठीक है। फिर आपने आपके किसी और के साथ दोस्ती हुई। अब यहाँ पे एक कंडीशन में ये लगाऊं कि आपके जो पुराने संबंध थे जिसके साथ, उसको लेकर आप पॉजिटिव हो। क्या हो? पॉजिटिव हो, यानी पुराने जिसके साथ आपके जो संबंध थे उसको लेकर क्या हो? पॉजिटिव हो। पुराने पुराने जिसके साथ आपके संबंध थे उसको लेकर तुम पॉजिटिव हो, यानी वो संबंध ज्यादा मजबूत थे ये जो नया वाला संबंध बना है उसकी तुलना में। इसका मतलब तुम लॉयल थे। आगे बढ़ो। दूसरी कंडीशन, जो पुराने संबंध थे ना वो नए वाले संबंधों की तुलना में अब वीक हो गए हैं। दो कंडीशन। ये पहले कंडीशन कि तुम पुराने वाले संबंधों के लिए थे पॉजिटिव, यानी पुराने वाले संबंध थे मजबूत, नए वाले संबंध वीक है। और दूसरी कंडीशन कि तुम पुराने वाले संबंधों के लिए हो नेगेटिव, यानी पुराने वाले संबंध थे तुम्हारे हैं वीक। इसका मतलब जो नए संबंध बने हैं वो हो गए मजबूत। अब ये सर ये क्या बता रहे हो? अब ये आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को और इसके जो फीचर्स हैं उनको याद करने में मदद करेगा। कैसे करेगा वो बताता हूँ। हालांकि ये याद करने का तरीका है, दोबारा बता देता हूँ। सबका अपना अपना तरीका होता है, कोई कैसे भी याद कर सकता है। मैं तो अपने उन ठुलठुले बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो ठुलठुले बच्चे डालडा खाते हैं, उनके लिए बता रहा हूँ। तो डालडा इन द सेंस कि मतलब जो ठुलठुले बच्चे हैं एकदम चाहते हैं कि एकदम सब निमोनिक बता दो, हर चीजों का निमोनिक। गाना गा के सर सब याद कर लेगा, मैं गाना गाएगा, मैं सब गाना मैं सीधा याद नहीं करेगा। मैं कहेगा अलीना ने की रब से फरियाद, मैं ये बोलेगा। बस सीधा याद नहीं करेगा कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हेलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, रुबिडियम, सोडियम, हाइड्रोजन, जर्कोनियम, एंटीमनी, टेलुरियम, आयोडीन, ज़ेनॉन, सीज़ियम, बेरियम, लैंथनम, सीरियम, प्रासियोडायमियम, नियोडायमियम। 60 तक हो गए हैं। इसके आगे का भी याद है, अभी थोड़ा रिवाइज करना आ गया। हाँ, ऑर्गेनिक जो है मैं नहीं पढ़ाऊँगा, उसके लिए कुछ और फैकल्टी लेकर आऊँगा, लेकिन ऑर्गेनिक आगे मैं भविष्य में ज़रूर पढ़ाऊँगा। कुछ नहीं छोड़ेगा मैं, सब पढ़ाएगा मैं अपने बच्चों को, सब पढ़ाएगा, कुछ नहीं छोड़ने वाला। लेकिन तुम भी तो मेहनत करोगे तो। आओ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अरे भाई प्यास क्यों लगती है तुझे मारकर? माइक को तो नहीं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन
which shows positive deviation from Raoult's law। बच्चों ऐसे सॉल्यूशन, क्या बोला मैंने? सर आपने वही बोला जो हमने सुना कि ऐसे सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं। अब देखो पॉजिटिव का मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया कि वो पुराने संबंधों को लेकर क्या थे? पॉजिटिव है। पुराने संबंधों को लेकर वो क्या है? पॉजिटिव है। यानी पुराने जो संबंध थे उनके ज्यादा मजबूत थे। कैसे? यहाँ जो ए ए इंटरेक्शन था और जो बी बी इंटरेक्शन था वो ज्यादा मजबूत है ए बी इंटरेक्शन की तुलना में। यानी ए और बी जो एक दूसरे को खींच रहे हैं जिस फोर्स के साथ, ये फोर्स घट गई है। ए और बी जिस फोर्स के साथ खींच रहे हैं एक दूसरे को, ये फोर्स क्या हो गई है? ये फोर्स घट गई है। ये मतलब होता है तुम्हारा, ये मतलब होता है कि भाई पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है पुराने संबंधों को लेकर पॉजिटिव है। ये पुराने संबंध यही है ना, ये तो आया नहीं। पहले तो तुम्हारे पास एक बीकर में ए था, एक बीकर में बी भी था, तो बी बी, तो पुराने संबंध तो ये है, बी बी, पुराने संबंध तो ये है ए ए और बी बी। तो नए संबंध थे ए बी के बीच में बने थे। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है पुराने संबंधों को लेकर पॉजिटिव है। ठीक है, यानी ये होगा। अब दूसरी बात ये सुनो कि भाई जो कैलकुलेटेड जो वेपर प्रेशर निकालोगे वो उसका ऑब्जर्व वेपर प्रेशर के साथ क्या रिलेशन होगा? ऑब्जर्व वेपर प्रेशर, तो क्या रिलेशन होगा बताओ? बच्चों यहाँ फोर्स घट गया है, यानी ए और बी एक दूसरे को कम ताकत के साथ खींच रहे हैं। जब ए और बी कम ताकत के साथ खींचेंगे तो तुम नीचे से हल्के से जब हीट दोगे ना तो ए और बी फड़ान से वेपर बन के उड़ जाएंगे। तो फड़ान से वेपर बन के उड़ेंगे तो वेपर ज्यादा बनेगा, और जितना ज्यादा वेपर होगा उतना ज्यादा क्या होगा? उसका वेपर प्रेशर होगा। तो यहाँ ऑब्जर्व वेपर प्रेशर क्या आता है? ज्यादा आता है। सिंपल सी बात है, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन घटा due to which it will be get vaporized easily and will form more vapor, and the more vapor because it form more vapor, जितना जितना ज्यादा वेपर उतना ज्यादा होगा तुम्हारा क्या? वेपर प्रेशर। जितना ज्यादा वेपर उतना ज्यादा होगा तुम्हारा, एक बार और बोलो, जितना ज्यादा वेपर उतना ज्यादा होगा बच्चों तुम्हारा वेपर प्रेशर। तो यानी ऑब्जर्व वेपर प्रेशर आएगा ज्यादा कैलकुलेटेड की तुलना में। ऑब्जर्व वेपर प्रेशर आएगा ज्यादा, यानी कि जो तुम्हारा ऑब्जर्व है तुम्हारा पी डैश है, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर है तुम्हारा पी डैश है, ये ज्यादा होगा कैलकुलेटेड वाला। कैलकुलेटेड का मतलब है ये पी नॉट ए एक्स ए। पी डैश भी है तुम्हारा ऑब्जर्व वेपर प्रेशर, ये ज्यादा होगा कैलकुलेटेड वाले से, यानी पी नॉट भी एक्स बी की तुलना में। ठीक है, आगे बढ़ो। तीसरी बात याद है कि बच्चों वीपी और बीपी में क्या रिलेशन होता है? सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। ये बात आप बहुत बार बता चुके हो और हमको याद हो चुकी है कि वीपी तो होता है यहाँ पे वेपर प्रेशर और बीपी होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। वीपी होता है हमारा आपका प्यारा वेपर प्रेशर और बीपी होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि वीपी और बीपी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। अब एक बात बताओ, अगर ऑब्जर्व वीपी ज्यादा है, अगर ऑब्जर्व वीपी ज्यादा है तो यानी ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा? कम आएगा। तो यानी कि ऑब्जर्व बीपी कम होता है किसके तुलना में? कैलकुलेटेड बीपी की तुलना में। ऑब्जर्व बीपी जो होता है वो कम आता है कैलकुलेटेड बीपी की तुलना में। ऑब्जर्व बीपी जो होता है वो कम आता है प्यारे बच्चों कैलकुलेटेड बीपी की तुलना में। समझ गए? आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात आती है चौथे नंबर पे, यही लिख देता हूँ यहाँ तो हो ही जाएगा। चौथे नंबर पे बात आती है डेल्टा वी मिक्सिंग। डेल्टा वी मिक्सिंग ज्यादा देखो पॉजिटिव है ना तो अब ज्यादा ज्यादा लगाते रहो। डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एस मिक्सिंग एंट्रोपी तो हमेशा ही बढ़ती है सर आपने बताया था, और डेल्टा जी मिक्सिंग हमेशा नेगेटिव होता है फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। देखो ये जो पढ़ा रहा हूँ सब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ये, ठीक है, बाय डिफॉल्ट स्पॉन्टेनियस है ये सब। तो ये दोनों कंडीशन तो हमेशा ही रहेगी, चाहे आइडियल हो, नॉन आइडियल हो, या पॉजिटिव डेविएशन हो या नेगेटिव डेविएशन हो। अब इसके बाद आ जाओ वो ग्राफ देखते हैं सुंदर सा कि भाई नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या ग्राफ बनता है? क्या ग्राफ बनता है किसके लिए? नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए। non-ideal solution which show positive deviation from Raoult's law, that means that it is positive for his previous relationship, यानी कि AA और BB इंटरेक्शन ज्यादा मजबूत होता है एज कम्पेयर टू AB इंटरेक्शन के। तो ऐसे सोल्यूशन के लिए क्या ग्राफ बनता है? आओ देखते हैं। ये कागजी फूल जैसे चेहरे
मजाक उड़ाते हैं आदमी का, इन्हें कोई काश ये बता दे, मकाम ऊंचा है सादगी का, ये कागजी फूल जैसे चेहरे, मजाक उड़ाते हैं आदमी का, इन्हें कोई काश ये बता दे, मकाम ऊंचा है सादगी का, मकाम ऊंचा है सादगी का, मकाम ऊंचा है सादगी का। तो बच्चों ये ग्राफ आपको बताया था ना, ग्राफ बनाया था जब ये वाला, सर याद है हमको। ये वाला ग्राफ था P डैश बी इज इक्वल टू P नॉट बी एक्स बी का। ये वाला ग्राफ था P डैश ए P डैश ए इज इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए का। याद है सर? याद है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? याद है कि नहीं तुम्हें? मजाक लगा रखा है तुम लोगों ने। पढ़ो, इतनी बार समझा रहा हूं, पढ़ो बच्चों। ये ग्राफ बताया था। आगे बढ़ो। पॉजिटिव डेविएशन का फिर आगे बढ़ो, क्या आगे बढ़ो? पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कि ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसे उठ जाएगा ऊपर, ये ग्राफ थोड़ा सा उठ जाएगा ऐसे ऊपर, ये ग्राफ थोड़ा सा उठ जाएगा ऐसे ऊपर। देखो, वेपर प्रेशर जो तुमने सोचा था, ठीक है, तो ये होता है, ठीक है, ये होता है सिस्टम। यानी तुमने जो वेपर प्रेशर सोचा था ना, उससे ज्यादा ही आ रहा है वेपर प्रेशर। तुमने तो सोचा था कि इतना आएगा, लेकिन आया कितना? इतना। यानी जो तुमने सोचा था उससे ज्यादा ही आया है, क्योंकि भाई ए और बी के बीच में जो लगने वाली इंटरेक्शन है वो वीक होती है। वीक इंटरेक्शन, दैट मीन्स इट विल गेट वेपराइज इजिली, इट विल फॉर्म वेपर इजिली, वेपर विल फॉर्म इन मोर अमाउंट, दैट मीन्स दैट जितना ज्यादा वेपर उतना ज्यादा होगा उसका क्या, जितना ज्यादा वेपर होगा उतना ज्यादा उसका होगा तुम्हारा वेपर प्रेशर। अब आओ इसके बाद पढ़ते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन विच शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। अब ये बात इसी की कॉपी रहेगी, बस एक ही बात यहाँ बदल जाएगी कि नेगेटिव डेविएशन का क्या मतलब होता है। ग्राफ जो है ना, चलो कोई बात नहीं, दोबारा बना दूंगा। नेगेटिव डेविएशन का क्या मतलब होता है? नेगेटिव डेविएशन का मतलब होता है कि वो अपने पुराने संबंधों को लेकर नेगेटिव है, यानी कि पुराने संबंध उसके वीक हैं। समझ में आया? समझ गए सब? कुछ नहीं समझे तुम बस बोलते हो कि समझ गए हो, लेकिन कुछ समझे होते नहीं हो तुम। आ जाओ। नॉन आइडियल सोल्यूशन, non-ideal solution which shows negative deviation from Raoult's law। पहले पॉइंट, नेगेटिव डेविएशन का मतलब है, नेगेटिव डेविएशन का मतलब है कि वो अपने पुराने संबंधों को लेकर नेगेटिव है, यानी उसके पुराने संबंध जो हैं वीक है और जो नया संबंध बन रहा है वो बहुत मजबूत है। यानी ए और बी के बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाएगा, ए और बी के बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाएगा, दैट मींस इट विल नॉट गेट वेपराइज इजीली, तो वेपर प्रेशर जो है यहाँ पे घट जाएगा। तो यानी कि जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर आएगा वो कम होगा तुम्हारा किससे?
कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से, यानी कि जो कैलकुलेटेड बीपी होगी वो कम होगी। अब वीपी और बीपी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, याद है। कैलकुलेटेड बीपी कम होगी ऑब्जर्व बीपी की तुलना में। यहाँ पे डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव है ना, तो बस लेस देन 0, इसे छोटा कर दो। नेगेटिव मतलब इसे छोटा, पॉजिटिव मतलब इसके तरफ मुंह खोलो। नेगेटिव मतलब इसे छोटा कर दो, पॉजिटिव मतलब इसे बड़ा कर दो, आगे बढ़ो। यही तो याद करना है बस, यही तो पूछना है, यही तो पेपर में लिखना है। डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0, डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0, डेल्टा एस मिक्सिंग हमेशा ग्रेटर देन 0, हमेशा, और डेल्टा जी मिक्सिंग हमेशा लेस देन 0। क्या ये बातें समझ आ गई बच्चों? आ जाओ अब नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए ग्राफ देख लेते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए अब हम ग्राफ देखने वाले हैं। क्या बात है सर, अरे वाह। ये साल जो है बहुत ही चिंताजनक है, पता नहीं क्या हो रहा है इस साल। साल की शुरुआत हुई, पहलगाम हुआ, महाकुंभ में भगदड़ हुई, दिल्ली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हुई, बेंगलुरु स्टेडियम में भगदड़ हुई, एयर इंडिया का प्लेन क्रैश कर गया, इतने सारे लोग, इतने सारे बेकसूर बेचारे जो कहीं ना कहीं एक नए जीवन की शुरुआत की तमन्ना लेकर जा रहे थे बेचारे। सो सो सैड यार, तुम उनकी कहानी तुम लोग ने पढ़ी हो। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ बच्चों कि जीवन का ना आज के समय में कोई वो नहीं है कि जीवन की जो ये घड़ी है कब रुक जाए, कोई नहीं जानता है। नो वन नोस कि व्हेन दिस क्लॉक ऑफ जीवन विल गेट स्टॉप्ड। तो जितना जी रहे हो ना यार, एकदम खुलेआम जियो, एकदम किसी बात के डर में मत जियो, ठीक है। तुम जो करोगे वो सही है बस। हाँ, वो बात धर्म संगत होनी चाहिए, धर्म से अलाइन बात होनी चाहिए। अब इतना दिमाग सबके पास है कि कौन सी चीजें धार्मिक होती हैं और कौन सी चीजें अधार्मिक होती हैं। रावण भी जानता था कि माता सीता का अपहरण करना अधर्म है। उसी तरह से अगर तुम अपने जीवन में कभी अधर्म के मार्ग पे खड़े होगे तो तुम ये जानते होगे कि ये अधर्म है। अब वहां पे तुम क्या बनते हो? क्या तुम रावण बन जाते हो? अगर रावण बनोगे ना बच्चों, तो यकीन मानो ये समय तुम्हारा विध्वंस तुम्हारा नहीं, मतलब कोई भी, मतलब यार तुम देखो, तुम सब अच्छे बच्चे हो, बस अच्छे ही बन के रहो, अच्छे फैसले लो, अच्छा जीवन जियो। जीवन में बहुत कुछ है जो अच्छा है, उसको ही एक्सप्लोर करो। तुम्हारा जीवन जो है उसमें ही कंप्लीट हो जाएगा। अच्छी चीज़ों को ही देखने में अच्छा बहुत है यार। इंसान जो देखना चाहता है वही देखता है। पॉजिटिव देखोगे पॉजिटिव चीज़ें दिखेंगी, नेगेटिव देखोगे नेगेटिव दिखेंगी। आ जाओ। तो नेगेटिव डेविएशन में जो ग्राफ होता है वो ग्राफ नीचे आ जाता है। नेगेटिव डेविएशन में जो ग्राफ होता है वो ऐसे नीचे की तरफ, नीचे देखो नीचे, नीचे देखो नीचे, नीचे आ जाता है, ठीक है। ये है तुम्हारा राउल्स लॉ नेगेटिव डेविएशन के लिए जो ग्राफ होता है। बाकी यहाँ लिख लेना कि एक्स बी 1 है, एक्स ए 0 है, एक्स ए 1 है, एक्स बी 0 है। बच्चों हेलो हेलो हेलो, 1 2 3 1 2 3 माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग, 1 2 3 1 2 3 माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग, 1 2 3 1 2 3। बस करो सर, आवाज आ रही है। लग जा माइक। अरे भाई गिर गया। अब कैसे पता लगे कि तुझे कुछ डैमेज हुआ कि नहीं? हेलो, चलो अब देखी जाएगी। तो बच्चों मैं ये बता रहा था कि नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ का मैंने ग्राफ बना दिया था। माइक डैमेज तो नहीं हो गया है? आई होप कि आवाज रिकॉर्ड हो जाए, वैसे भी चलो कुछ खास है नहीं। तो बच्चों अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ, वो है नेगेटिव डेविएशन। वो है छोटा सा टॉपिक है, और वो छोटा सा टॉपिक है। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे की बात अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक, चलो बाय। अगली क्लास में पढ़ के आना, पढ़ के आना, पढ़ के आना।